कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज जिनके पास है वो निकाल कर खोल लें पहला पाठ, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान दे करके सुने। पहला पाठ है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 का है, जिसमें नेहरू जी ने अपने बारे में लिखा है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का अस्थाई सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। प्यारे बच्चों, भारत की खोज लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई थी। वो अपने जीवन के सारे अनुभवों के बारे में लिख रहे हैं इसमें, और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों के जहन में देश के प्रति कब कैसे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा लिख करके और लोगों तक पहुंचाने की एक सरल विधि अपनाया था। ये एक घटना उनके जीवन की है। उनको जेल के समय में अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था, और यह है उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। यहाँ उन्हें 20 वर्ष से अधिक के समय व्यतीत हो चुका था। जब वहाँ वो पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते हुए दूज का चाँद ने उनका स्वागत किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद निकलता है तो उन्हें ये याद आ जाता है अपने कारावास के जीवन का कि 1 महीना मेरा बीत गया, और चाँद उनके बंदी जीवन का अस्थाई साथी रहता है। वही मुझे इस बात की भी याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू
बागवानी करना शुरू कर दिए। कई रोज घंटों घंटों तपती धूप में फूलों की क्यारियों को बनाने में लगा देते। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए पहले इसने कई युद्ध और राजमहलों की कठिन दुर्वासियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं के दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं थी, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है, चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी। वो साहसी थी। किले की रक्षा के लिए उसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था और अंत में उसके अपने ही साथियों ने मार दिया था। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। प्यारे बच्चों, लेखक कह रहा है कि खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के नीचे बहुत ही दबे हुए पुराने दीवारों के हिस्से और गुंबद इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले हैं। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि हमें ना तो सरकार जाने की मंजूरी दे रही थी और ना हमारे पास काम करने को जारी रखने के लिए कोई साधन ही था। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में एक कलम उठा ली और मैंने यह प्रण कर लिया कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा लूँगा, तब तक अपने अनुभवों से इसी तरह मैं बनाता रहूँगा। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही भगवान ही कोई भूमिका अख्तियार कर सकता है। फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है केवल अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह महत्वपूर्ण और अच्छी शैली में नहीं लिख सकता। पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करते हुए उसके बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन इतिहास के भारी बोझ के एक सभी सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पिछला जो दबाव हमारे ऊपर रहता है वो किस तरह से रहता है, और वो दबाव चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो लोगों को प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव भी आदमी का गला घोंट देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, अर्थात जो दकियानूसी विचारधारा के होते हैं। ऐसे लोगों को
इन सभ्यताओं का और भी प्रभाव पड़ता है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं होती है, उसी तरह से आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, दसियों हजारों साल और के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो आज भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ, साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानवजात की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्मरण नहीं कर सकता हूँ। लेखक कहता है कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उनका सब का मानवता से दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उनकी विजयों के उल्लास, उनकी पराजयों की दुख यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत बहुत युगों पहले हुई और आज भी जारी है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ, साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जात की साझेदारी है। हम भारतवासियों को की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एक कदम अलग ही होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों के ऊपर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में भी समाई हुई है। इस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर दूसरे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श भी कर सकता हूँ कि नहीं।